कला वाला जो हिस्सा है बिहार बीपीएससी के लिए, पीटी या मेंस दोनों एक ही समझिए, उसमें मैंने मौर्य कला और पटना कलम शैली बताया है। लेकिन अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में मधुबनी पेंटिंग से सवाल आए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिथिला चित्रकला या मिथिला पेंटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। जो मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है उसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रसाद खा रहे हैं आप लोग, पहले खा लेते आप। देखिए, सुनिए ध्यान से। आज का यही टॉपिक है हमारा, जिसको समझ लीजिएगा और लिखने लायक हो जाइएगा। जब समझिएगा तभी लिखिएगा इसको, ठीक है। एक है मैथ्यू कॉन्सस, ठीक है। मैथ्यू कॉन्सस कौन सी है? एक लेडीज हैं, रॉयल एंटेरियो म्यूजियम है न्यूयॉर्क में। उनका ऐसा कहना है कि लोक शैली की चित्रकला में मधुबनी चित्रकला जो है विश्व में सर्वोपरि। मैथ्यू कॉन्सस नाम है उनका। उन्होंने एक ऐसा इतनी तारीफ की है मधुबनी पेंटिंग की, उन्होंने कहा है कि जो भी विश्व में प्रचलित लोक शैली की चित्रकला है उसमें मधुबनी पेंटिंग जो है एपेक्स है, मतलब सर्वोपरि है। उसके बराबरी में किसी भी देश की कोई भी चित्रकला नहीं। इसी से इसकी तारीफ समझ सकते हैं। और सबसे पहले इस पेंटिंग की प्रदर्शनी, यानी इस पेंटिंग को, इस चित्रकला को दिखाया गया था 1942 में लंदन आर्ट गैलरी में। ये मकसद था, ये उद्देश्य था कि इसका प्रदर्शन करके विश्व में इस चित्रकला से लोगों को रूबरू कराया जाए, परिचित कराया जाए। लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। सफलता कब मिली? पूरे देश में ये लोकप्रिय हुआ, फिर थोड़े ही समय में ये विश्व में लोकप्रिय कला शैली के रूप में स्थापित हो गया। तो इसकी सफलता पहली बार 1967 में मिली। और ललित नारायण मिश्रा, उपेंद्र ठाकुर का सर्वाधिक योगदान है इस लोक चित्रकला शैली को लोकप्रिय बनाने में। ठीक है, इन इन महान विभूतियों का योगदान है इसको लोकप्रिय बनाने में। उस समय ट्रेन चलती थी जयंती जनता एक्सप्रेस, उसमें ललित नारायण मिश्र उस समय रेलवे मंत्री थे, उसमें इस पेंटिंग्स को लगाया और धीरे धीरे ये पेंटिंग पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई। और उसके बाद संसद भवन में इसकी पेंटिंग्स को लगाया गया है। पटना रेलवे स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं और मधुबनी में भी देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन के पास। और धीरे धीरे ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में ये फैल गया। और जापान का एक शहर है तोकामाची सिटी, ठीक है, उसमें मिथिला पेंटिंग का म्यूजियम ही है। और जितने भी चित्र हैं मिथिला पेंटिंग के सब का संग्रह किया गया है तोकामाची सिटी में। ठीक है ना, ये जापान का शहर है। और एक जापानी है, उसका नाम है हासेगावा, उसने इसी मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया है और मिथिला पेंटिंग के चित्रों का उसने संग्रह किया है। एरिक स्मिथ एक जर्मन है, उन्होंने भी इस चित्रकला शैली में शोध कार्य शुरू किया है। उनका इतनी दिलचस्पी है उनकी इस चित्रकला शैली में कि इस चित्रकला शैली में उन्होंने शोध कार्य किया है। एरिक स्मिथ जर्मन के हैं, ठीक है, जर्मनी के। फिर एक अमेरिकी है, उनकी भी रुचि इस चित्रकला शैली में है और वो भी इस विषय पर काम कर रहे हैं। यानी अब ये पूरे विश्व स्तर पर ये लोकप्रिय कला शैली है। और इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में बार बार इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले हम डिफाइन करके तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि क्या है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि मधुबनी पेंटिंग को आप पहले वर्गीकृत कीजिएगा। वर्गीकृत का मतलब शीर्षक में बनाइएगा और तब उसको लिखिएगा, तब आपका फुल नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग को ऐसे करते हैं, देखिए।
इसका एग्जैक्ट इंग्लिश पट्टचित्र का पता नहीं है मुझे, ठीक है ना। पट्ट मतलब कैनवास भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कोई तख्ती भी हो सकता है, ठीक ना। इसलिए गलत इंग्लिश लिखना उचित नहीं है, ठीक है। पट्टचित्र एक पेंटिंग ही है जिसको कपड़ा, ठीक है ना, कपड़ा पर या कागज पर या झिल्ली पे लिखा जा सकता है। तो मधुबनी पेंटिंग के 3 प्रकार हैं, ठीक है। 3 प्रकार मधुबनी पेंटिंग 3 प्रकारों में विभक्त है। पहला है वॉल पेंटिंग, मतलब भित्ति चित्र, दीवार को भित्ति कहा जाता है। दूसरा अरिपन है, जो धरती पर बनाया जाता है, अर्थ पर। और पट्टचित्र का मतलब हुआ है कपड़ा, कागज, कैनवास पे बनाए गए चित्र को पट्टचित्र कहा जाता है, ठीक है। तो पहले आएंगे भित्ति चित्र। भित्ति चित्र में भी वर्गीकरण है। भित्ति चित्र जो बनाए जाते हैं उसमें 2 वर्गीकरण किया गया है, एकदम भाषा के स्तर पर भी, और रीजनल मतलब रीजनलिज्म को यहाँ दिखाया गया है। जो भाषा बिहार में प्रचलित है वही भाषा आपको लिखना है। जैसे गोसनी के घर की सजावट, दूसरा कोहबर के घर की सजावट, ठीक है ना। लिखना भी आपको यही है, कुछ इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये गोसनी का घर का मतलब होता है जिस स्थान पर हम क्या करते हैं, हैं? क्या चीज? जिस स्थान पर हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक भवन हुआ, धार्मिक कक्ष हुआ, वैसे को गोसनी का घर कहा जाता है। तो इस पेंटिंग के द्वारा राम, सीता, कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती, ठीक है, ऐसे चित्रों का अंकन किया जाता है गोसनी के घर में। यानी जिस स्थान पर हम अपनी धार्मिक क्रिया को संपादित करते हैं, वैसे घर में इन देवी देवताओं का चित्र अंकित किया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग की एक विशेषता है। हम्म हम्म ये परंपरा माना जाता है मधुबनी पेंटिंग की कि आदि काल से चली आ रही है, लेकिन बीच में विलुप्त हो गया था ये परंपरा। और ये 3 व्यक्तियों का मैंने नाम लिया, 2 व्यक्तियों का, उपेंद्र ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, इन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया और यह कला धीरे धीरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में लोकप्रिय हो गई। तो गोसनी के घर की सजावट, और एक बात बता दें, जान लीजिए, वो भी जानना जरूरी है। ऐसा माना जाता है, एक आध्यात्मिक आस्था है मिथिला क्षेत्र में, कि इस कला की शुरुआत सीता जी के द्वारा हुई थी। जब राम जी ससुराल आ रहे थे तो सीता जी ने उनके स्वागत में ऐसे चित्रों का अंकन किया और इसी से वह परंपरा अभी तक कायम है। दूसरी बात कि ऐतिहासिक साक्ष्य भी इस कला का मिलता है। एक पुस्तक है ज्योतिरीश्वर का वर्ण रत्नाकर, उसमें अल्पाइन शब्द की चर्चा है, ठीक है, यानी धरती पर बनाए गए चित्रों की चर्चा है। अल्पाइन अरिपन एक ही हुआ, बंगाल में अल्पाइन कहा जाता है, बिहार में अरिपन कहा जाता है, ठीक है ना, एक ही है। तो ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर में इस चित्रकला की अरिपन के रूप में चर्चा है। फिर बाद में विद्यापति के कृति पताका पुस्तक में भी इसकी चर्चा की गई है। और मधुबनी पेंटिंग को कहते हैं हम स्केच पेंटिंग, यानी शुरुआत ही आप ऐसे करिएगा कि मधुबनी पेंटिंग एक रेखा चित्र है, ठीक है, यानी स्केच पेंटिंग है ये, ठीक है। इसको डायग्राम भी बता सकते हैं आप, ठीक। तो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मधुबनी पेंटिंग का उल्लेख ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की कृति पताका पुस्तकों में मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक आस्था यह है कि राम सीता जी के द्वारा इस चित्रकला परंपरा की शुरुआत की गई जब राम जी पहली बार ससुराल आ रहे थे, ठीक है। तो गोसनी के घर की सजावट की बात हो रही है, जहां धार्मिक कक्ष हो, जहां पूजा पाठ या पूजा अर्चना की जाए, संपादित की जाए, वैसे घरों में राम, सीता, कृष्ण, राधा, शिव, पार्वती आदि देवी देवताओं का अंकन किया जाए। ये एक विशेषता है गोसनी के घर की सजावट की, ये मधुबनी पेंटिंग की खासियत है। दूसरी बात मैंने नीचे लिखा है, कोहबर के घर की सजावट। शादी होता है तो दूल्हा दुल्हन जिस कमरे में पहली बार जाते हैं
उसमें दीवालों पर ऐसे चित्रों का अंकन किया जाता है जो कामुकता भरे होते हैं, जिसमें सेक्सुअलिटी होती है, और इसको दर्शाया जाता है क्योंकि जीवन का सार यहाँ पर बताना, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि पुरुष और स्त्री मिलके फिर वंश वृद्धि कैसे करेंगे, इससे संबंधित जो चित्र बनाए जाते हैं दीवालों पर, उसी को मधुबनी पेंटिंग में दिखाया गया है। मतलब दिखाया नहीं कि मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, और ऐसे चित्र दीवालों पर बनाए जाते हैं, लेकिन पूरा चित्र नहीं बनाया जाता है, ये सिंबलाइज किया जाता है, संकेतात्मक रूप से बनाया जाता है। और इसमें कई पक्षी और कई जानवर या पशुओं का भी अंकन किया जाता है, जैसे केला का चित्र, केला मांसलता का प्रतीक है, ठीक है। दूसरी बात कि सुग्गा यानी तोता का चित्र, वो काम वासना के वाहक का प्रतीक है। मछली, वो भी कामोत्तेजना का प्रतीक है। कमल का पत्ता स्त्री की जनेंद्रियों का प्रतीक है। इस तरह से दर्शाया जाता है कि अब जीवन की शुरुआत की जा रही है, नए वर वधु के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे चित्रों का अंकन किया जाता है। इसमें कोई वल्गैरिटी या गंदगी वाली भावना नहीं है, ये जीवन की सच्चाई को दर्शाया जाता है। यानी इस पेंटिंग को कहीं से भी गलत ढंग से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि जीवन का सार है, क्योंकि पुरुष और स्त्री के मिलने के बाद ही वंश वृद्धि होती है और परिवार बढ़ता है, ठीक है। इसको दर्शाया जाता है कोबर के घर की सजावट। यहां तक समझ गए आप। इसमें हाथी और घोड़े का भी चित्र होता है, जो कि मतलब ऐश्वर्य का प्रतीक है, यानी आप अधिक। इसके बाद चंद्रमा और सूर्य का भी चित्र होता है, जो आपके दीर्घायु होने का प्रतीक है, यानी वर वधु दोनों दीर्घायु हो। इतना समझ गया ना। अब आइए अरिपन। अरिपन होता है जमीन पर चित्र बनाना। आप दिवाली में भी देखते होंगे, बहुत सारी महिलाएं बनाती हैं रंगोली, उसको रंगोली कहा जाता है। लेकिन ये जो अरिपन की परंपरा है उसी काल से आ रही, वही रंगोली है, ठीक है। ये घर के अंदर आप इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, चौखट के आगे, चौखट समझ रहे हैं ना, या फिर आंगन में बनाए गए जो चित्र होते हैं, जो तरह तरह के चित्र होते हैं, उसको अरिपन कहा जाता है। और इसमें भी एक वैरायटी है, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो तुलसी पूजा के अवसर पर कुछ अलग किस्म का चित्र बनाती है। तो अरिपन का मतलब हुआ पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी नहीं, धरती पर बनाए गए घर के भीतर चित्र। इसको आज भी भारत में सतत रूप से जारी रखा गया है। दिवाली के अवसर पर आप देखते होंगे रंगोली की परंपरा, ठीक है ना। तीसरा चित्र है पट चित्र। ये पट चित्र होता है, पहले इसकी परंपरा नहीं थी, धीरे धीरे विकसित हो गई है। कागज या कैनवास पर एक तख्ती जैसा बना के उस पर चित्रों का अंकन किया जाए, उसे पट चित्र कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें किसी भी वस्तु का पूरा चित्र नहीं बनाया जाता है। जैसे पक्षी का चित्र बनाना है तो सिर्फ लगे आपको कि ये पक्षी है। जैसे मान लीजिए आप कागज पर कभी कभी खाली बेकार समय में बैठते होंगे और पेन हाथ में रहता होगा, तो हम लोग भी कभी कभी बादल और पेड़ बनाने लगते हैं ना। जैसे ऐसे कर दीजिए, नीचे पेड़ और बना दीजिए, लगेगा ना कि ऊपर पक्षी उड़ रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग की खासियत है कि किसी भी चित्र का पूरा चित्र नहीं बनाया जाता, किसी भी वस्तु का पूरा चित्र नहीं बनाया जाता था। बस आपको लगे कि ये पक्षी है, ये वृक्ष है। यानी चित्रों का स्वरूप जो था संकेतात्मक था, मतलब प्रतीकात्मक था, यानी सिंबल, मतलब उसको प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। दूसरी बात कि मधुबनी पेंटिंग में एक बहुत बड़ी खासियत है कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, नेचुरल कलर्स का। हाल के दिनों में कमर्शियलाइजेशन के कारण, व्यवसायीकरण के कारण लोग बाजारू रंगों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि एक दुखद घटना मानी जा रही है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है इस पेंटिंग का, वह धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा। क्यों? पैसे की लालच में, आर्थिक लाभ के लिए लोग बाजारू रंग का इस्तेमाल करने लगे हैं, और ऐसे लोग भी मधुबनी पेंटिंग का काम करने लगे हैं जो कि कभी जानते नहीं थे। लेकिन
बिजनेस के पर्पज से वो लोग इस काम को अपनाने लगे। तो नेचुरल कलर्स जब अपनाया जाता है तो कैसे, जैसे मान लीजिए काला रंग, राख कहां से जलता है? जैसे आप काजल जानते हैं, काजल जानते हैं कि नहीं, आंख में लगाया जाता है। सुरमा, दोनों अलग अलग है, सुरमा अलग है, कागज का आंख देखते होंगे, छोटा छोटा बच्चा को लगाया जाता है कि नजर ना लगे। तो जौ है, जानते नहीं है, सुरमा काजल से बहुत अच्छा होता है, आंख के लिए वो दवा है। सुरमा दवा है, और आंख के नीचे लगाइएगा तो बड़ा लाइट करेगा। उसी को दूसरा रूप आई लाइनर है। कौन लगाता है आई लाइनर? नहीं, शादी विवाह में लगाया जाता है आई लाइनर। कोई फंक्शन हुआ तो आई लाइनर, बगैर लगा आई लाइनर लगाए कोई नहीं जाता लेडीज, ठीक है। तो अब तुम्हारी बात नहीं करे, पूरे बिहार में तुम ही एक हो, तुम्हारे पूरे बिहार में तुम्हारी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, काजल को जौ के साथ जलाइएगा, जौ और काजल दोनों को जलाइएगा। जौ समझ रहे हैं, गेहूं के साथ रहता है जौ। गेहूं के साथ क्या रहता है, वो स्वतंत्र फसल भी, अलग से भी जौ होता है। वो कहावत है कि गेहूं के साथ जौ भी, हाँ, कोई ये गलत आदमी कर, हाँ, इसलिए हम ऐसा बोल दें। काजल और जौ को जलाइएगा तो काला रंग प्राप्त करता था। मधुबनी पेंटिंग में लोग काला रंग के लिए काजल और जौ को जला के काला रंग, चित्रकारी करने के लिए जो काला रंग का इस्तेमाल होता है, इस तरह बनाया जाता था। पीला रंग बनाने के लिए चूना, चूना जो समझ रहे हैं ना, वो चूना, यही नहीं चूना केवल, और भी चूना पेंटिंग भी होता है, वो चूना और बेर के पत्ते का दूध दोनों मिला देने से पीला रंग मिलता था। बैर नहीं समझते हैं आप तो, कुछ देर में कहेगा अमरूद भी नहीं समझते हैं सर। नहीं, जब मिलेगा तब खा सकता है आदमी, ऐसा थोड़ी प्रसाद में मिलता। और बचपन से आप देखिए सरस्वती पूजा में 2 बैर रहता है, इसलिए दिमाग में बैठ गया आपके। हमारे दिमाग में भी ऐसा है, कुछ नहीं रहता तो बैर जरूर रहता है। जाड़ा में होता है बैर, यही समझ लीजिए। और जो ज्यादा खाता है सर्दी खांसी भी होता है, ठंडा है वो। तो बैर के पत्ते का दूध और चूना मिला देने से पीला रंग प्राप्त होता था। काला रंग काजल और जौ को जला देने से काला रंग प्राप्त होता था। यानी रंग कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं होता था, एकदम नेचुरल रंग होता था। और रंग का भी डिसाइड कर दिया गया था मधुबनी पेंटिंग में। जैसे नीला रंग आकाश का प्रतीक था, ऊपर कर दिया नीला, समझे तो आप देख के समझ जाइएगा चित्र को कि वो आकाश है। पीला रंग धरती का प्रतीक था, ठीक ना। उजला रंग, अरे बता रहे भाई, पहले हरे ही रंग पर क्यों आ गई? हरा रंग नहीं, हम जो बता रहे सुनिए। नीला रंग जो हम कह रहे हैं वो आकाश का प्रतीक था, नीला समझ रहे ना, हाँ। और पीला रंग जो था वो किसका प्रतीक था? धरती का। और उजला रंग किसका प्रतीक था? शांति। वहां कोई लड़ाई थोड़ी हो रहा था यार। उजला रंग जल का प्रतीक था, वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था, शांति का प्रतीक है। ऐसे और भी रंग का प्रतीक है, समझ गया ना। हाँ, मेरी मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। और चित्र को बनाने के बाद, मैंने बनाए जो जाते थे चित्र, वो लोक जीवन शैली से संबंधित चित्र होते थे। कहीं भी किसी बड़े घटना या बड़े राजे राजवाड़े या इसका चित्र का कहीं भी उल्लेख नहीं होता था। और इन चित्रों के कारण मिथिला की जो लोक परंपरा और आस्था है वह अभिव्यक्त होती है, और लोग
मिथिला की समृद्धशाली संस्कृति के बारे में इन चित्रों को देखकर जान समझ सकते हैं। यही कारण है कि ये चित्र इतने अच्छे लगे कि जापान में तोकामाची सिटी में इसका म्यूजियम बनाया गया है और जर्मन एरिक स्मिथ इस पे शोध कर रहे हैं और अमेरिका की मैथ्यू कॉन्सस रॉयल एंटेरियो म्यूजियम की निदेशक है या कुछ हेड है, उन्होंने कहा है कि लोक कला शैली की मधुबनी चित्रकला जो है वो विश्व में सर्वोपरि है। अभी भी जितना बैग हो चाहे वो कुछ भी ऐसा चीज हो फैंसी टाइप के उस पे पेंटिंग बनाया जाता है, देखने में कपड़ा कपड़ा तो रहता ही नहीं, रहता है कि बैग पे मास्क चला तो मास्क पे, हाँ मास्क पे। और हमारे बिहार में कम भी लोकप्रिय होगा तो बाहर और लोकप्रिय है इसका पेंटिंग। इस दिल्ली जाएंगे आप, बॉम्बे जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यहाँ तो सिर्फ प्रचार के लिए कहता है यूज किया जाता है, वहाँ लोग देख करके अट्रैक्ट होते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो कला के शौकीन हैं। देखते हैं, आप सुनते होंगे पेंटिंग्स 2-2 करोड़ की बिकती है ना। जैसे सबसे महंगे थे भारत में मकबूल फिदा हुसैन है, एक पहले थे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकती थी और कई बार वो विवादास्पद पेंटिंग्स भी बनाते थे। मकबूल फिदा हुसैन, कई बार विवाद भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो पेंटिंग की कला है सबको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना, और वैसे ही लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वही पैसे खर्च कर सकते हैं उसको। जिसको पता नहीं है 10,000 का देख के, हाँ पता है ना, उसको लाखों रुपए दे के लेके जाता है, तो असली पता है उसका, वो अच्छे दाम पे ले। बोल तो दिया आपको, दो उसको खरीद नहीं पाएगा, जानता ही नहीं, वो खरीदेगा ही नहीं ना, उससे रुचि की भी बात है, रुचि भी नहीं है। बड़े-बड़े लोग हैं जो बड़े पोस्टर लगाने के लिए ले जाते हैं, नॉर्मल मतलब पता नहीं चलता उन्हें कितना का है, बड़े चोरी में उसका कॉस्ट रहता है, पता रहे। और कुछ कुछ थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है। जब 2 अक्टूबर आता है तो जितना खादी ग्रामोद्योग का दुकान है 30% छूट, हमको लगता है पहले से बढ़ा देता है पैसा। गांधी जी के नाम पर लूटता है सब, पहले ही बढ़ा देता है पैसा। हाँ हाँ। इस चित्रकला के अलावा, मधुबनी पेंटिंग के अलावा पीटी के लिए कभी मेंस में नहीं आएगा 2 चित्रकला शैली भी बिहार में बहुत मशहूर है, एक मंजूषा चित्रकला शैली, एक जादो पटिया चित्रकला शैली। तो जादो पटिया चित्रकला शैली जो है संथाल जनजाति में प्रचलित, और संथाल भाषा में ऐसे चित्रों को बनाने वाले को जादो कहा जाता है, इसीलिए इस चित्रकला को जादो पटिया कहा गया। इसमें संथाल समाज की मिथक, आस्थाओं और भावनाओं का अंकन किया गया है। ये पीटी में आ सकता है, कहीं नहीं आएगा मेंस में। और मंजूषा चित्रकला शैली भागलपुर क्षेत्र की बिहुला बिशहरी कथाओं का ही अंकन है, और इस चित्रकला शैली में एक मंदिरनुमा संरचना बनाई जाती है सनाई के लकड़ी से, और वहीं पर इस चित्र में ही मंदिर जैसी संरचना बनाई जाएगी सनाई के लकड़ी का, और चित्रों का अंकन किया जाएगा। एक और पेंटिंग है जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिस्प्यूटेड है, वो विवादास्पद पेंटिंग है। कुछ लोग मानते हैं कि वो बिहार की है, लेकिन एक्चुअल स्थिति है कि बिहार की है नहीं। वो थंका पेंटिंग, थंका पेंटिंग जो है एक्चुअली तिब्बतियन कल्ट का है, तिब्बत क्षेत्र का पेंटिंग है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, तर्क देते हैं कि चूंकि बौद्ध चित्रकला शैली बिहार से ही नेपाल तिब्बत गया था, इसलिए माना जाएगा कि यह पेंटिंग भी बिहार की ही है, लेकिन इसको नहीं माना जाता है। और चित्रकला से संबंधित आपको कोई भी सवाल आए तो मुगल वाला भी देख लीजिएगा, जो ओवरऑल क्वेश्चन की तरह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली बात बताइए कि मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में कौन से चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक का चित्र बनाने के लिए भेजा था? बिशन दास, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है
जहांगीर के काल में दो बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हुए, ठीक है, और दोनों को उपाधियां जहांगीर ने दिया था। एक को नादिर उल असर, एक नादिर उल जमा दिया था। मंसूर था नादिर उल असर, ठीक है, और अबुल हसन को नादिर उल जमा दिया था उपाधि। जहांगीर खुद इतना पारखी चित्रकार था कि एक चित्र अगर आप 10 चित्रकारों से बनवाए किसी व्यक्ति का चित्र, तो वो बता देता था कि हाथ किसने बनाया, आंख किसने बनाया। इतना ब्रिलियंट था वो, समझ गए। और तुझके जहांगीरी में इस बात का उसने उल्लेख किया है कि मैं चित्रों को देखकर बता सकता हूं कि चित्र का कौन सा हिस्सा किसने बनाया है। और थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस उसके मित्र थे, ये ध्यान रखिएगा। साथ में बैठ के ड्रिंक भी करते थे वो लोग। ऐसे मत समझिएगा कि आ गए अंग्रेज और ये स्वागत में खड़ा हो गए जहांगीर, ठीक है। मातहत की तरह नीचे झुक के बात करते थे, क्योंकि मुगल बादशाह था वो। उनकी हैसियत नहीं थी कि जहांगीर से पैरेलल बैठ के बात करेंगे। वो धीरे धीरे आदमी गुडनेस से मित्रता हो जाता है। और जहांगीर ड्रिंक भी बहुत करता था। जब उसको वाइन से जब ये हो गया तो वाइन में अफीम की पानी मिला के पीता था। मैंने यूज टू, समझ रहे, यूज टू, पीते पीते कोई खास मजा नहीं आया, उसमें अफीम की पानी मिलाया था। और इसी ड्रिंक का मैंने क्यों नाम लिया, इस ड्रिंक के जो अवसर था, अपॉर्चुनिटी था, इसमें थॉमस रो हॉकिंस के साथ बैठ के ड्रिंक होता था, तो इससे थोड़ा दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया। समझ रहे ना। देखते होंगे इस मुद्दे पे बहुत जल्दी दोस्ती होती है। ऐसे भी जनरल समाज में भी देखते, चाय से ज्यादा ड्रिंक होता है। चाय तो 2 मिनट में खत्म करके चले जाएंगे। उसमें बैठिएगा तो घंटा 1.5 घंटा गजल उजल बजा दीजिए, अपन बात करते रहिए। तो यहां तक चित्रकला के बारे में आप जो भी पूछिएगा, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आपको देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी शराब बंद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शराब पार्टी से ही प्लान सेट होता है ना, मानते हैं नहीं बात। इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल हमको बताइए, किस मध्यकालीन शासक ने ऐसे पार्टियों को बंद कर दिया था? क्यों? कॉन्स्पिरेसी होता है इसमें, इस पार्टी में, ड्रिंक का पार्टी में कॉन्स्पिरेसी होता है। आपको समझा रहे हैं, आपको जनरल एग्जाम्पल दे के आपके दिमाग में डालते हैं, ये नहीं कि हम ड्रिंक का बात कर रहे हैं आपसे। वो तो खुद शराब नहीं पीता था, वो खुद नहीं पीता था। आपको ये सब सामाजिक एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि समझ जाइए घटना को। नीतीश कुमार ने शराब क्यों बंद किया? कानून व्यवस्था की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट थी ना। और ऐसे भी माना जाता है कि शराब पार्टियों में ही अगर कोई बैठता है तो उसके अंदर षड्यंत्र रचने की, हाँ, किसी का अपहरण करना हो, किसी से पैसा लूटना हो, तो वहीं पर प्लान सेट होता है। ये हम नहीं कर रहे, आप कई बार सुने भी होंगे ना। अलाउद्दीन खलजी पहला शासक है मध्यकालीन भारत का जिसने ऐसी शराब पार्टियों पर बंदिश लगाई। और उसने कहा भी कि ऐसी शराब पार्टियों में अमीर षड्यंत्रों की रचना करते हैं और सुल्तान पद के लिए ऐसे षड्यंत्र खतरनाक हो जाते हैं। उसने तो यहां तक कंट्रोल किया था कि कोई अमीर अपने बेटे बेटियों का विवाह बगैर सुल्तान से पूछे नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे क्या होता था कि एक घरेलू रिश्ता कायम हो जाता था। और जब 2-4 अमीर एक साथ मिल जाते थे तो सुल्तान के विरुद्ध वो षड्यंत्र रचा करते थे। उसने जासूस भी लगाए थे। इसके अलावा उसने जो बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी उसमें उसने क्या किया, खुद भेष बदलकर बाजारों में घूमता था और मुन्हियन को लगाया था जो कि जासूस थे, बरीद और मुन्ही, जो कि देखते थे कि कौन दुकानदार सही तौल रहा है या कम तौल रहा है। अगर पकड़ा जाता था वो, मतलब 100 ग्राम कम तौला वो, तो उतना ही उसके पैर से, जांग से मांस निकाल लिया जाता था।
ये दंड था वहां। या तो कुछ पूछना है तो पूछिए, हम दूसरा कुछ शुरू करने वाले हैं। एक टॉपिक आता है बीपीएससी मेंस में, हमेशा हमेशा नहीं आता है, गैप कर करके हमेशा पूछा जाता है, बिहार में जातिवाद की समस्या। इधर नहीं पूछा जा रहा है लेकिन पूछा जा सकता है। बिहार में नहीं भी पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या। अब मान लीजिए उसमें जुड़ा रहे, बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। राजनीति में जातिवाद की समस्या, भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या क्या है, बिहार के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। तो संदर्भ जब आ जाए बिहार का तो बस भारत संबंधी चर्चा 2 या 4 पंक्ति में करनी चाहिए और सारा लेखन आपका कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए बिहार। ठीक है। और जब प्रश्न को अंत कर रहे हैं आप तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि निराशात्मक झलक दिखाई पड़े, बल्कि एक आशान्वित दृष्टिकोण दर्शाइएगा। हो या ना हो इससे मतलब नहीं है कि अब वो प्रवृत्तियां धूमिल होती जा रही हैं और जाति के आधार पर अब लोग मार्गदर्शित नहीं हो रहे हैं, गाइडेड नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब स्वतंत्र चिंतन से चुनाव में अपना मत दे रहे हैं। ऐसा लिखना है। बताइए आप बिहार में जातिवाद की समस्या में क्या लिखेंगे आप राजनीति में? पहले तो लिखना है खुल के कि व्यक्ति जातीयता के आधार पर कार्य करते हैं क्योंकि उनके परंपरा है, परंपरागत रूप से वर्ण व्यवस्था। हाँ, पहला बात लिखना है कि व्यक्तियों से ज्यादा दोषी राजनीतिक पार्टियां हैं क्योंकि वो जातियों के आधार पर ही टिकट का वितरण करते हैं और किस क्षेत्र में कौन सी जाति सर्वोपरि है उसी जाति के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाते हैं। नहीं, प्रत्याशी बनाएंगे तब ना वोटिंग कीजिएगा। ये पहला बात लिखना है। और राजनीति में नैतिकता का लोप होते जा रहा है और राजनीति सिद्धांतों पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर कार्य करती है। लिखना है, जो वास्तविक स्थिति उसको लिखना चाहिए, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। आप निष्पक्ष और सही बात बताइए। ठीक है। दूसरा बात क्या लिखिएगा, बिहार में जाति की समस्या। इसी जाति की समस्या के कारण बिहार में कानून व्यवस्था संबंधी कई समस्याओं को अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे जहानाबाद, गया, सहरसा, कोई कहीं भी लिख सकते हैं। बिहार में जो क्षेत्रीय नक्सल गुटों का उदय हुआ है उसका कारण भी यह जाति की समस्या ही है। जैसे आप रणवीर सेना, एमसीसी, और भी एक सर्च लाइट, क्या नाम है उसका, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लिखिएगा। पहले रणवीर सेना था सर, जब लालू यादव के सरकार के पहले वो लोग करते। हम जानते हैं, नजदीक से जानते हैं हम। परमेश्वर मुखिया उनके हेड थे, वो मर गए, मार दिए गए। कई क्षेत्र ऐसे अभी गया जहानाबाद में कि कुछ खेत बिना जोते रहते हैं अभी भी। कई खेत ऐसे हैं जो कि नक्सलियों के कब्जे में, और उसके मालिक जो है बाहर रहते हैं, लोकल नहीं रहते हैं, तो वो अपना छोड़ दिए हैं। वैसे ही चले जाइए आप मोकामा क्षेत्र में, वहां वर्चस्व की लड़ाई है। कारण क्या है? जाति। जाति के कारण भूमिहार का अलग ग्रुप, राजपूत का अलग ग्रुप, ये टसल होते रहता है। उसका आधार क्या है? जाति। और ऐसा नहीं था वैदिक संस्कृति में, इसके लिए जाति नहीं बनाया गया था। वैदिक संस्कृति में जाति का आधार वर्ण व्यवस्था था। जैसे जो आप कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर आपको वर्ण का निर्धारण होगा। जैसे आप पूजा अर्चना यज्ञ आदि का कार्य कर रहे हैं तो आपको ब्राह्मण कहा गया। सुनिए ध्यान से, ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती हैं, वह जो ब्रह्म को जानता हो। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि ब्राह्मण का ही लड़का जो चोर है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, नहीं, उसका कर्म उसको नीच जाति के तौर पे ये करेंगे। ठीक है ना?
उसी प्रकार जो किसी भी आपदा शत्रु से रक्षा करे, है हानि से जो रक्षा करे आपका, उसको क्षत्रिय कहा गया है। छत्र, ठीक ना, छत्र से क्षत्रिय बना है। क्षत्रिय को राजन्य भी कहा जाता है। दूसरी बात, समाज में जो वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति करे उसको वैश्य कहा गया। वैश्य विष से बना है। विष का मतलब होता है सामान्य, मतलब जनरल। उसके अलावा वैसे लोग जो चारों वर्णों की सेवा करें, सेवा मतलब फ्री में, जरूरी नहीं कि फ्री में सेवा करें, मतलब जो बहुत सारा काम होता है समाज में, तभी समाज चल सकता है। जैसे अभी आप यहीं बैठे हैं, केवल आप अंग्रेजी बोलिए, हम बोले, केवल IAS BCS की बात करें, और मान लीजिए सड़क गंदा रहे, ठीक है, नाला फूट जाए, उससे पानी निकलने लगे गंदगी, तो समाज का संचालन रुक जाएगा ना। तो कुछ ऐसे कार्य होते थे जिनको करने के लिए जो लोग होते उनको शूद्र कहा जाता था, और इसका आधार आपका कर्म था, जन्म नहीं था। यदि वैसे कर्म को आप अपना रहे हैं जो गंदा कार्य है, सड़क की सफाई, तब आपको कहा जाएगा कि आप शूद्र वृत्ति के। लेकिन बाद में क्या किया गया, ब्राह्मणों और राजन्यों में, क्षत्रियों में एक समझौता हुआ जिसको कहा जाता है ब्रह्म क्षत्र समझौता। ब्राह्मणों ने कहा कि समाज में सोपान क्रम में मेरा सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, हायरार्की में, और क्षत्रियों ने कहा कि हमें समाज पर शासन का अधिकार चाहिए। इस तरह का टाई अप, एक समझौता, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहा जाता है ब्रह्म क्षत्र समझौता। और यहीं पर आपके वर्ण का आधार जन्म निश्चित कर दिया गया, जिसके कारण अब ब्राह्मण का लड़का चाहे वो चोर हो, मर्डरर हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो महाराज जी ही कहलाता है, ठीक है। और शूद्र का लड़का चाहे वो लाख योग्य हो, नैतिक हो, ठीक है ना, सांस्कारिक हो, लेकिन लोग उसको शूद्र ही कहेंगे। यही गलती है, यही वाला जो गलत चीज है। वैदिक काल की जो परिकल्पना थी उसको बदल के भारतीय समाज को विषाक्त बना दिया गया, ऐसा मेरा कहना है। जो कर्म का आधार था वही रहना चाहिए, और इसी को लोग कई तरह से व्याख्या करके इसको वैध ठहराता है, जातिवाद को। जबकि मेरे विचार से जातीयता सबसे, एक तरह से क्या कहते हैं उसको, स्वीट पॉइजन है, भारत धीमा जहर है जो समाज को बांटता है, विखंडित करता है। आपका जाति, आपसे मेरा परिचय आपकी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि आपका लेवल है, आपका योग्यता है, तब हम आपसे परिचय करेंगे। ये नहीं कि आप मेरी जाति के हैं तो हम आपसे बहुत क्लोज। यही फीलिंग यहाँ है भारत में भी। नहीं, ऐसा नहीं, बस एक है ब्लैक, नहीं है, नहीं, ये 4 जगह जो है ना, उत्तर भारत, बिहार, यूपी, झारखंड, MP, यही सब में होता है। वहां भी साउथ इंडिया में जाएगा तो इस तरह का डिवीजन नहीं है, जैसे अपर लोअर बस इतना ही तक है। यहाँ पे तो जाति में जाति, दलित में महादलित बना दिया जाता है। कारण क्या है, राजनीति, सिर्फ राजनीति, वोट लेने के लिए। राजनीति से ही ज्यादा ये हाँ, अभी जो सर्वे हुआ है, जो हो रहा है और होगा भी, तो उससे और विभाजन होगा। हाँ, अब पूरे भारत लेवल पे होगा तो और ज्यादा ये जातिगत जनगणना जो है वो समाज को और विखंडित दिखाने लगे कि हाँ हम इतने हैं, ये हैं, और उसका कोई उसका कोई देखना है, आपका वीकनेस देखना है, आप वीकनेस से घर पे जाके देखिए, कंडीशन देखिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जिसको जो गया गांव में शिक्षा मित्र को मिला था, कोई बढ़वा लिया अपना संख्या है, 3 आदमी लिखवा दिया, 8 आदमी, इसी तरह का तो बना है जनगणना। एकदम रहता है पारदर्शी, स्वच्छ, तब माना जाता है कि हाँ। अभी जमीन सर्वे बंद हो गया, न्यूज में आ गया, बंद होगा। इतना सारा केस फाइल हो गया है ना सर, इतना बर्डन आ गया है केस का, इस कारण से सरकार अभी 8 से 10 दिन में वो बंद हो गया। रोड पे सर कल का स्टेटमेंट क्या था कि रोड वाला जमीन दे रहा है, सर्वे के समय में वो लिखवा देना, तो क्या होगा सर? गांव में जाएंगे ना आप, सड़क तक बढ़ के लोग मकान बनाए। सड़क आपका इतना चौड़ा है, यहाँ तक लोग आ गए।
पहले वो जानते नहीं थे कि इतना ऐसा कि कोई हो सकता है ऐसा। अब जानते थे, जान के जमीन कब्जा करने की प्रवृत्ति है बिहार में। अब पटना में भी आप स्टेशन एरिया में जाएंगे, सरकारी जमीन होता है, रोड का सिर्फ जमीन सरकारी जमीन नहीं होना जरूरी, पहले तो वो किसी और का जमीन होगा ना, लेकिन वो दे दिया है। हाँ तो वो दे दिया है, तो वही तो बता रहे उसी का प्रूफ है कि हमको दे दिया था, कहाँ वो चीज होना चाहिए। मतलब लोग इतने हिम्मती हैं कि जानते हैं कि रोड का जमीन है, उसके बाद भी वहाँ चढ़ के मकान बनाएंगे। रेलवे वाला सबसे अब आप पटना स्टेशन पर जाएंगे ना, आपको नहीं दिखाई पड़ा होगा, हमने देखा है, पहले बहुत लोग मकान बनाए थे, सारा मकान टूट गया। आप अभी चले जाइए दानापुर से बीजा वाला जो रूट जा रहा है, अभी चौड़ीकरण हो रहा है, तो अगल बगल पूरा देखे हम, ट्रेन से दिखाई भी पड़ता है, पूरा घर छोड़ दिया है, जहाँ खाली जगह वहाँ उसने पार कर लिया है, घर छोड़ करके इधर साइड कर दिया है, अरे तो घर तोड़ दिया। तो बिहार में जातिवाद की समस्या जो है ना, इस पे पूरा खुल के लिखिएगा। उत्तर भारत में हाँ पूरा है, लेकिन इसमें यूपी बिहार एमपी में ज्यादा है, झारखंड में कम है मानते हैं हम, क्योंकि वहां पे ट्राइबल जनजाति ज्यादा है। और जो झारखंड को जो खराब किए हैं वो बिहारी ही लोग हैं। नाम झारखंड है, नाम झारखंड है, सारा लाभ लेते हैं बिहार के ही लोग। बोकारो, टाटा, धनबाद, रांची दिखा रहा था कि 38% बिहार के लोगों का फ्री में भी कितने लोग जमीन में मकान बनाए हैं। हाँ जैसे 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 कोई खटाल खोला मान ली बोकारो में, बस वो हो गया उसी का। धीरे-धीरे सरकारी सब काम कर रही है, सब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ हम ये जो अटल पथ देख रहे हैं, अटल पथ का कंडीशन पहले क्या था, रेलवे लाइन का, एक बार डे में एक बार ट्रेन जाता था अटल पथ वाला। हाँ देख रहे हैं, और उससे पूरे गाय भैंस पूरा एकदम कब्जा में, उसकी कुछ काम ही नहीं होता था। अब उसको ऊपर कर लिया, पूरा अटल पथ बना दिया, कितना जा रहा है, तो कब जाने का वो तो मिली भगत से स्थानीय प्रशासन का मिली भगत रहता है। जैसे जमीन संबंधी विवाद जानते हैं क्यों हुआ है, सब ब्लॉक के कारण हुआ है। क्यों ब्लॉक के कारण हुआ है? सीओ कर्मचारी सीआई जो होते हैं पैसा लेके गलत कागजात तैयार कराते हैं, नाम देते हैं, इसको कटिंग एज ब्यूरोक्रेसी बताए थे एक दिन ना। सारा जो गलती है जमीन संबंधी प्रखंड कार्यालय की गलती से हुआ है। सर मेन बात क्या है ना कि वहां जाने के बाद वो लोग क्लियर करते ही नहीं, आपको सीधा बताएंगे ही नहीं। 3 साल के लिए जो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया था कि कर्मचारी वाले लोग भी सीओ का पद लेंगे, वो बहुत गलत कदम था उनका, क्योंकि जितना भी जमीन संबंधी विवाद हुआ वो दो पैसे कमाने वाले लोग थे, तो ऐसे लोग जाके और आंकड़ा को खराब कर दिए, क्योंकि वो कमीशन से तो गए नहीं थे, एक सीमित उनका। हाँ बस 3 साल रहना, हाँ ये बहुत खराब हुआ, इसलिए जमीन संबंधी और विवाद हो गया। क्या नहीं, जो नए लोग जा रहे हैं अच्छे हैं, भले नहीं मतलब नए लोग तो और जान नहीं रहे कौन क्या है, वो लोग अच्छे से काम करेंगे ही करेंगे, जबकि 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। हम लोग का जमीन अभी एक जगह किया गया 4 एकड़ खर्च हुआ था फालतू का, जबकि 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। सरकार का कोई भी काम, ब्लॉक में आप जाते हैं जाति बनाने, आवास बनाने, 1 रुपया आपका नियम से नहीं लगना चाहिए। हम ही लोग जहाँ बनेगा दे देंगे, वहाँ का 2 दिन बना दे देंगे, तो मतलब वहाँ पे पैसा देते हैं ना सर, हम लोग का ये होता है उसका तो कहना है कि ना आप 7 दिन में बना देंगे, 14 दिन बोले 100 पहले ही करवा देते हैं। अब हम लोग की गलती होती है कि पहले बनाते हो, एक दिन में बना देता है, 100 रुपये 200 रुपये दे देते हैं, तो गलती हम लोग की होती है, गलती हम लोग की होती है।
और कुछ पूछना है आप पूछिए, दोनों टॉपिक हो गया। क्या बताएं, जातिवाद में तो आप लिख ही दीजिएगा। कुछ पूछिए आप बिहार संबंधी सवाल। एमसीक्यू एक दिन करवा दे आप लोग को ना, एमसीक्यू वो ज्यादा जरूरी है, इससे भी ज्यादा जरूरी वो है। जब जानिएगा नहीं बनाने तो क्या फायदा पढ़ने से। एमसीक्यू करवाना है, ठीक ना। और कोशिश कीजिएगा, बता देंगे एक दिन पहले पढ़ के आइएगा, ठीक ना, तब ना मजा आएगा बनाने में। आप लोग को बोल दे रहे हैं, कुछ पूछना है अभी, कुछ बिहार संबंधी पूछना है, बाद में बात करना है यार। पूछ रहे हैं बिहार संबंधी कुछ बात करना पूछना है, तब जानती हो। पूछे हम, बोलो। पूछना इसी से तुमको याद भी हो जाएगा। बताओ कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया। मत बताइएगा, पहले बताओ तुम। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की, मत बताइएगा। मन भी लगता है, मनोरंजन भी होता है। कॉपी उठा के देखिए घर में तो मन लगेगा आपको, भीतर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इतना याद कर गए, और आपको लगेगा कि नहीं हम भी बन सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं घर में पढ़ने के लिए। क्या गलत बोल रहे हैं ये? पढ़ेंगे आप तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, और आपको लगेगा कि नहीं हम भी एसडीएम बन सकते हैं, डीएस। फिर वो कॉन्फिडेंस आपको अगले पढ़ाई के लिए बूस्ट करता है। बताइए कि त्रिवेणी नहर योजना किन राज्यों के बीच एक समझौता है। अच्छा, भूतही बलान एक नदी है बिहार में, किसकी सहायक नदी? भूतही बलान। घाघरा नदी बिहार में कहां पर आती है? आगरा से ये छपरा। घाघरा का एक और नाम क्या है? हाँ, साकेत किस प्राचीन भारतीय स्थल का नाम था, बताइए तो। और तीर्थराज किस प्राचीन भारतीय स्थल का नाम था, दोनों बताइए। हम भारत का पूछ रहे हैं, बिहार नहीं पूछ रहे हैं। साकेत किस स्थल का प्राचीन नाम था? तीर्थराज किस स्थल का प्राचीन नाम था? और तीसरा सवाल, प्राग ज्योतिषपुर किस प्राचीन भारतीय स्थल का नाम? तीनों बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। तीर्थराज इलाहाबाद को कहा जाता है। क्या बोली? सुनने कब से हम भी सुने। वही प्रभाव है। हाँ, हमको हमको क्या लगाना है? शहनाज हुसैन का ब्यूटी पार्लर बड़ा फेमस है। तीर्थराज इलाहाबाद का नाम, साकेत जो है अयोध्या का नाम, प्राग ज्योतिषपुर जो है असम का नाम। गया कहां से आ जाएगा, असम का नाम। और इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर के द्वारा रखा गया है। अल्लाहाबाद उसका नाम है, लोग बोलने में इलाहाबाद करते हैं, इधर नाम प्रयागराज कर दिया गया। भागलपुर का प्राचीन नाम?
तो बीपीएससी का सवाल है। भागलपुर का प्राचीन नाम अंग है, अंग। और पूरा भागलपुर क्षेत्र को अंग क्षेत्र कहा जाता है। राजधानी क्या है? चंपा का पुराना नाम क्या था? इसी यही पूछना था हमको, इसीलिए इतना घुमा फिरा के पूछा। मालिनी नाम। बिंबिसार ने किस शासक की हत्या की वहां के? ब्रह्मदत्त। और अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ में फूट डालने के लिए किस व्यक्ति अपने मंत्री को भेजा था? क्या नाम था उसका? हाँ, वस्त्रकार नाम। बुद्ध भगवान ने किस महिला के खीर खाया था? ये कभी नहीं आएगा, ऐसे बताइए आप। जबकि वो शूद्र जाति की थी। मेरे पूछने का कारण यही आपसे है, गरेड़िया थी वो, और उसका वो खीर खाए और एक सामाजिक संदेश दिए कि जाति व्यवस्था को बौद्ध लोग नहीं मानते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ने वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। इसी कारण उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता मिली। 600 शताब्दी ईसा पूर्व में लोग वैदिक मान्यताओं से ऊब चुके थे। हमेशा यज्ञ करना, पशु बलि करना, चढ़ावा देना, आडंबर बनाना कि हम ही भगवान तक आपकी प्रार्थना को पहुंचाएंगे। और आम कॉमन मैन का जीवन जो था संकटग्रस्त हो गया था, क्योंकि खेत, उसी समय लोहे का आविष्कार हो गया था 1000 ईसा पूर्व में। लोहे के फाल वाले हल से, अब हल जो थे पहले लकड़ी के होते थे, लोहा का जब इस्तेमाल हो गया तब लोहे वाला हल से खेती हो रहा था। तो क्या हुआ कि पहले लकड़ी की हल, फाल वाले हल से जब जुताई होती थी तो सीमित उपज होता था, कम। जब लोहे, क्योंकि कम गहराई में जुताई होती थी, लोहे का फाल जब लग गया तो ज्यादा गहराई में तो फसल जो था सरप्लस हो गया, ज्यादा होने लगा। लेकिन इस पे बाधा दिखाई पड़ रहा था वैदिक मान्यता के कारण। वैदिक लोग क्या करते थे? पशु बलि की बात करते थे। जब सारे गाय को मार दिया जाएगा तो फिर बछड़े कहां से आएंगे? फिर कैसे खेतों की जुताई होगी? एक आपको बता रहे एग्जाम्पल, ठीक है ना। इन सब कारणों से सामान्य लोग जो थे त्रस्त थे। और जैसे ही वैदिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ 600 ईसा पूर्व में, तो लोगों ने खुल के सपोर्ट किया, क्योंकि इन दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं था, जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं था। ये अहिंसावादी धर्म थे, तो लोगों ने इसको सपोर्ट किया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जैनिज्म और बुद्धिज्म का 600 बीसी में राइज होने का और पॉपुलर होने का। बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसे लिखा कीजिएगा, ठीक है। और इसका ये भी हमारा उद्देश्य रहता है जानकारी देना कि जाति क्या है। जाति मानव निर्मित है, कहीं से ईश्वरीय नहीं है, क्योंकि जो वैदिक काल में, हाँ, तो वर्ण का निर्धारण हुआ था। लेकिन लोग ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उसको जन्म के आधार पर बना दिया। अभी बजट में यूज नहीं किया वो कास्ट उस चीज के लिए यूज नहीं किया गया, काम के लिए किया। समझ गए ना। अब किसी भी जाति को, आपके अंदर योग्यता है तो आपको अवसर मिलना चाहिए, ये कहने का मतलब। हाँ, ये जरूर चीज है कि देखिए समाज में जो वर्ग पिछड़ा है, जिसको स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की सुविधा नहीं है, उसको आप प्रोवाइड कीजिए। ये करना जरूरी है, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य, ठीक है। और रिजर्वेशन जो था वो 10 साल के लिए दिया था, लेकिन राजनीतिक कारण से, वोट के लिए, राजनीति जो पार्टियां हैं, क्योंकि वोट बिगड़ जाएगा ना। जैसे बीजेपी हटाता है तो कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलेगा, कांग्रेस हटाता है, हाँ। सर रिजर्वेशन के कारण देख रहे हैं बंगाल खत्म, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया। रिजर्वेशन नाम ही ऐसी चीज है कि जहां से छेड़छाड़ कुछ हुआ, मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के होते हैं वो तो उतने मार्क्स लाके भी किसी एग्जाम में नहीं जा पाते हैं। अरे मैं भी जनरली कैटेगरी का हूँ, मैं भी यही जानता हूँ। सीधा बात है कि ऐसा नेता क्या होता है कि क्या
जरूरी है 10% या 10% 50%? सारे दुकान चेक हो जाए, पापा मेरे साथ जाने जब मैं वो भी कम नहीं ले सकते। इसका 40,000 हाँ वो तो वेरिफिकेशन होगा ना, फॉर्म में डालने से क्या होगा? जिसके यहाँ 20-40 बीघा जमीन है वो राशन भी लेता है। यस सर, वही होता भी है सर। ये बीपीएससी वाले एग्जाम में अगर हम करना चाहें तो हम तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, वही तो दिक्कत है। रिजर्वेशन सर इसीलिए बोल रहे ना, आर्थिक आधार पे सर्वे होना चाहिए ना, ये सर्वे नहीं होना चाहिए कि जाति कौन है कि नहीं? और सब जातियों को यही है सा- क्या? और कोई कास्ट में लोग वीक नहीं है? अरे आदमियों की मानसिकता भी खराब है। हम देखते थे किसी का तो देखते घर बहुत नहीं है, खुश होकर अपनी जाति का लिखवाता था, सब लग रहा था जैसे मिल रहा है, मेडल मिलेगा। देखते थे, अरे क्या लिखवाना है भाई। सब लोग जो काउंट करने वाले थे एकदम जनरल आदमी थे, क्या गलत भी जोड़ देते थे। बोल तो दिए कि स्थिति ये है कि जिसके पास 30-40 बीघा जमीन है वो भी चावल गेहूं लेता है, राशन लेता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कोई भी सरकारी कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते। सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। ब्यूरोक्रेट चला रहा है, जो रूटीन वाइज डेली काम करता है वही चलाता है। नेता क्या कर रहे हैं? प्रशासन कैसे चलता है? हमेशा ध्यान रखिए, ब्यूरोक्रेसी चलाता है। तो वो वाइट पहन के आके 11 बजे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे वो? उनको जानकारी भी नहीं है, चला भी नहीं पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। कोई जिसका देखते हैं ना, जो भी मंत्री है, ये तो चेक कीजिए तो उनको है जानकारी। तब ब्यूरोक्रेसी सब आईएएस चलाते हैं प्रशासन भारत, उनको कुछ जानकारी नहीं है। कुछ उनको पता नहीं रहता है। भले वो फॉर्च्यूनर से उतरते हैं वाइट पहन के, ठीक है, गले में चेन में, क्या बोलना है सब स्टेटमेंट लिखा हुआ हाँ है। हाँ, कुछ भी अब वो उतरेंगे पीछे से उनके 4 चमचे आगे पीछे हो जाएंगे, जबकि जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं। ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि अशिक्षित गंवार लोग भी मंत्री पद प्राप्त करते हैं। जैसे अभी भी कैबिनेट में हैं ऐसे लोग, वो पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, ऑनर्स से हैं और उनका अच्छा जो चाहिए वो उनको मिला हुआ है। अब कोई ऐसे जिनको कुछ पता ही नहीं है उनको दे दिया गया है। तो जो बहुत अच्छे हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका वैल्यू कम है। और जो फालतू हैं वो हमेशा टॉप पोस्ट के अगल बगल रहते हैं। तो वो मेन कारण वो नहीं, मेन कारण है वो ये है कि जाति भी है। इस जाति से जाति को भी फॉलो करना है ना सर, तो जाति कहाँ से लाएगा? पढ़ा लिखा जरूरी है कि होगा ही होगा। ज्यादातर यही प्रॉब्लम है। कई लोग आप जाएंगे ना, बता देते हैं आज ऑनलाइन चले चाहे ऑफलाइन चले, तो कोई काम से, जनरल काम से जाएंगे आप, बहुत आपका जरूरी मतलब अच्छा काम होगा, तो पहले पता करता है सब ना किस जाति के आप हैं। नाम नहीं लेंगे हम, अपना कास्ट मिल गया बस काम हो। नाम नहीं बताएंगे आप लोग को। बिहार में ही है ऐसा, सब जगह नहीं है, बहुत अच्छे आदमी भी है। यहाँ पूछता है सब किस जाति का है, जो काम लेके आए वो किस जाति का है, अपने आदमी से पूछता है। हम लोग सर नहीं करेगा तब मार। कई बार मेरे साथ के एक आध आदमी बोले कि झूठ बोल दो। कहाँ देखें? नहीं है ये, हर चीज में इन्वॉल्व है वो चीज। आप जो चीज में ढूंढ लीजिए, आप कोई काम करना हो, कोई भी, आपको एक प्रकार से आपको वो चीज देखा ही जाएगा। यही चीज हमको खराब लगता है कि इस तरह का मानसिकता लोगों का नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि योग्य कौन है, भले वो मेरे। देखते हैं कि हम लोग भी उस चीज के लिए आपको चुन के वहां रखते हैं, है कि नहीं? हमको बहुत खराब लगा कि पता करता है सब आप किस जाति के हैं। राजनीति में सर हम लोग क्या, मान लो हम लोग प्रकाश में, हम लोग क्या देखते हैं? आप अच्छे काम कर रहे हैं तभी आपको वोट। एक और आपको आप मेरे कास्ट के हैं तो आपको वोट दे रहे हैं। और वहाँ क्या है कि नहीं ये तो नहीं दिया होगा, वो चीज सिस्टम ज्यादा है, वो लोग ज्यादा कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपके पास 2 रुपए नहीं रहे और आप अपनी जाति के अगल बगल ही रहिए, अगर नहीं रहे तो आपको काम आएगा? कोई काम नहीं है, नहीं सर।
लेकिन लोग इतना मरते हैं अपनी जाति के प्रति, पता नहीं क्यों, बल्कि और आपका मजाक भी उड़ाएगा। कहिए कि मेरे पास नहीं है 2 रुपए, तो आपको मजाक पीठ पीछे अपना घर में सब चीज गड़बड़ चल रहा है, पर सामने वाला घर में क्या चल रहा है वो जानना जरूरी है, उस पर कमेंट करना जरूरी है। सर ये गड़बड़ सबसे ज्यादा है। और यहाँ का एक मानसिकता भी है, जैसे आप यूपीएससी भी देंगे ना, तो लोग सोचता है ना कि दे दिया ना एग्जाम तो इसका हो ही जाना चाहिए, बहुत आसान समझता है आईएएस वगैरह का एग्जाम बिहार में। मैंने आप बैठे ना तो ना नहीं होना चाहिए, हो ही जाए। उस गहराई का भी पता नहीं है लोगों को, स्टूडेंट को भी नहीं पता है कि कितना, मतलब वो तो है सर, मेन क्या है कि उनको बताया नहीं गया अच्छी तरीके से, नहीं तो उनको ऐसा जगह नहीं मिला कि आपको पता। और दूसरी बात कि एक तो हवा बना दिया गया, हुआ समझ रहे हैं, हैवॉक क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत भारी है, बहुत भारी है। आप ऐसे पहले से डीमोटिवेटेड है, जो कि मेरा अपना मानना है कि कोई लड़का जो फॉलो करे बात बताने पे, 1 साल अगर वो बताए गए रास्ते पर चलेगा तो पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन सकता है। पहला अटेम्प्ट काफी है, लेकिन वैसा लड़का होना चाहिए। सामाजिक पारिवारिक दायित्व माथा पे ओढ़ के चलना है और सोचना है कि आईएएस बन जाए, ऐसा नहीं होता है। जब विद्यार्थी जीवन होता है उसमें अधिकतर विद्यार्थी गृहस्थ जीवन का आनंद लेने लगते हैं। थोड़ा सा नहीं, सोशल मीडिया 90% बर्बाद करता है। 90% हम कह रहे हैं सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है, और ये सब तर्क समझ गए हम क्या कर रहे हैं। होता है सर, सब एक लेवल में आने के बाद सब ठीक रहता है, वो अभी नहीं पता चलता है, समय बीतने पे फिर एहसास होने लगता है, किसी को भी एहसास का टाइम ही होता है सर, तो टाइम बीत भी तो जाता है। हाँ वही तो गड़बड़ है ना, अपनी जगह वो नहीं हो पाता, बाद में पता चलता है। अब वो अगर आदमी साल भर कर ले, उसके बाद साल भर बाद चलाते रहे सोशल मीडिया पास करने के बाद, यस सर। और ये सब तर्क हम जरा भी नहीं मानते हैं। ऑनलाइन पढ़ के फलाने आईएएस बन गए, कभी नहीं बनेंगे ऑनलाइन पढ़ के। जब तक आप टेक्स्ट बुक, किताब और अच्छा कोचिंग, मतलब जहाँ पढ़ाई हो, मार्गदर्शन, कोचिंग का मतलब क्या है, मार्गदर्शन हो। जरूरी नहीं कि कोचिंग में ही पढ़िए, घर में ही कोई आपको दे दे बढ़िया मार्गदर्शन तो पढ़िए, लेकिन गाइड बहुत जरूरी है। अब 18 घंटा पढ़िए, अब बिना दिशा के पढ़िए तो कभी सिलेक्शन होना है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि 1 साल का मेहनत आपको जीवन भर फिर फ्री कर देगा। और यही सब जॉब है, जॉब अगर करना है तो यही सब जॉब करना चाहिए जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले समाज के अपलिफ्टमेंट का। बंद कीजिए इसको, कुछ और बोलना है।